अगली अपडेट भी देहरादून से है। कांग्रेस मुख्यालय पर नेताओं का धरना जारी है। युवाओं के समर्थन में है कांग्रेस का धरना और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इसमें मौजूद हैं। 10 फरवरी से लगातार कांग्रेस का यह धरना जारी है। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस धरने में मौजूद है। यह धरना इन युवाओं के समर्थन में है। लाठीचार्ज किया था, उसके खिलाफ हमने सप्ताह भर का डीजीपी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम दिया था देहरादून में, और जिला मुख्यालय में रोज पुलिस कार्यालय के आगे प्रदर्शन करने के लिए हमने निर्देशित किया था जिला कांग्रेस कमेटी को। वहाँ पर भी ये कार्यक्रम हुआ। आज ये यहाँ पर अंतिम दिन था, सफल कार्यक्रम हमारा ये रहा है और आज हम यहाँ पर ये घेराव हमारा ये अंतिम दिन है। और कुछ मांगे सरकार ने मांगी भी हैं, जैसे हाई कोर्ट से सिटिंग जज से जांच कराने की बात है, छात्रों की रिहाई हुई है। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। बात करेंगे देहरादून की। वहां पर शहीद स्मारक से आज भी छात्र नहीं हट रहे। ये ताजा अपडेट। जेल में बंद युवाओं की रिहाई के बाद भी वहां पर छात्रों का धरना जारी है। पेपर लीक की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। धरना दे रहे ये छात्र। परेड ग्राउंड या गांधी पार्क में धरना देने की इजाजत मिले, ये भी इन युवाओं की मांग है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखेंगे, ये इनका कहना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून की। ये कह रहे हैं परेड ग्राउंड या गांधी पार्क में इनको धरना देने की इजाजत दी जाए, और ये भी बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना देना जारी रखेंगे। ये बड़ी अपडेट। आज भी धरने से नहीं हट रहे छात्र। जेल में बंद इनके युवा साथियों की रिहाई के बाद भी इनका धरना जारी है और अब पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। धरना दे रहे ये युवक। देहरादून ही आपको लिए चलते हैं। रवि केंतुरा वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इन युवाओं के धरने के बारे में, इनके आगे की रणनीति के बारे में, इनकी संख्या के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। रवि, वैसे दर्शकों को मैंने बताया कि अभी भी वहां पर धरना चल रहा है, लेकिन विस्तार में आप बताएं कि छात्र कह क्यों रहे हैं। जब रिहाई हो गई तो फिर इनका धरना क्यों चल रहा है और आगे लंबा धरना करने की इनकी योजना क्या है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं कि जो रिहाई की मांग थी वो हो गई है। सभी युवा साथी जो उनके जेल में थे वो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये युवा अड़े हुए हैं। और देखिए शहीद स्मारक पर ये आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी उसी तरीके की तस्वीर है जो कि लगातार हम दिखा रहे हैं। और आज भी तमाम जो युवा हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो जो युवा हैं वो यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि किस तरीके से अब आगे का प्लान उन लोगों का है और वो लगातार जो सीबीआई जांच की मांग की जो कर रहे हैं उसको लेकर अब आगे, क्योंकि साथियों की रिहाई हो गई है, तो आगे क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत शर्मा है। अच्छा, अभी अब आपके साथियों की रिहाई हो गई है, आगे क्या प्लान है, कब तक बैठेंगे आप? हम जब तक सीबीआई मांग करेंगे, जब तक सीबीआई जांच नहीं तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और हम ये भी कर रहे शासन से कि हमें वो परेड ग्राउंड दे दिया जाए, और अभी ये बोल रहे कि 3-4 दिन लगेंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं यहाँ से हटेंगे, तो फिर कहाँ ऑप्शन आप लोगों ने दिए हैं? हमें भी कोई सरकार कोई शहर के बीच में जगह दे दे। कोई हमें जंगल में भेज देंगे जहाँ कोई हमारी बात ही नहीं सुनेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं भी सरकार बीच में जगह दे दे, हमें परेड ग्राउंड दे दे, गांधी पार्क दे दे, हम वहीं पे अपना सत्याग्रह धरना जारी रखना चाहते हैं। सत्याग्रह जारी रखेंगे। अभी साथियों की रिहाई हो गई है, लेकिन साथ ही शर्त ये है कि वो लोग किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। देखिए, जो सरकार का निर्देश है कि वो लोग अभी तक कहीं प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। ये कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने भी कहा है, जो भी है प्रशासन ने कहा है। बाकी जो हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से तब तक उठने वाले नहीं हैं जब तक कि तो हमारे पास मार्केट में कहीं अच्छी सी जगह नहीं देंगे आंदोलन करने के लिए। बाकी अन्यथा हम और कहीं नहीं जाने वाले। बस यही कहना चाहता हूँ। बात ये आई है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से हम देख भी रहे हैं, आपने कोई उग्र प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया। अब जहाँ आप जगह मांग रहे हैं वहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन आपका रहेगा? वहाँ पे भी यही चलेगा, सत्याग्रह चलेगा, बस और कुछ नहीं। सत्याग्रह और सीबीआई की
जांच की मांग करेंगे। देखिए राजेंद्र जी, एक जी, स्थिति जी। स्पष्ट है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो जगह दें वो शहर के पास दें, क्योंकि एकता विहार में धरना प्रदर्शन की एक जगह है जहां पर प्रशासन द्वारा इनके लिए कहा गया था, लेकिन इनका कहना है कि गांधी पार्क या फिर परेड ग्राउंड में ये अपना ठीक है, सत्याग्रह इनकी बात आ जारी गई। रखेंगे। ये वहां कह पर रहे कोई हैं कि शहर उग्र के प्रदर्शन केंद्र में नहीं इनको होगा, जगह दी लेकिन जाए CBI और शहर के बाहर इनको न भेजा जाए और वहां पर ये अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे और इस सत्याग्रह के जरिए सीबीआई जांच की मांग करते रहेंगे। धन्यवाद आपका रवि इस बातचीत के लिए। और एक तरफ युवाओं का धरना जारी है और इस बीच सीएम धामी ने कहा है कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। मुद्दाविहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 आंदोलनकारियों की जेल से रिहाई हो गई है। जेल से रिहा होने के बाद बॉबी पवार के समर्थकों ने खुशी जाहिर की। फूल माला पहनाकर बॉबी और जेल से छूटे प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया गया। जेल से रिहा होने के बाद बॉबी पवार ने कहा कि अपनी मांगों के पूरा होने तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और आंदोलन के लिए विधिवत परमिशन लेंगे। आपको बताएं कि कोर्ट ने बॉबी पवार समेत जेल में बंद 13 प्रदर्शनकारियों को सशर्त जमानत दे दी है। इसके मुख्य बिंदु है कि वो किसी भी उग्र आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, सार्वजनिक स्थल पर बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बार एसोसिएशन की जो तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस केस को बड़ी शक्ति से लड़ा और आज हम बाहर आ गए हैं। दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ इस मुहिम को जिंदा रखा, इस आंदोलन को जिंदा रखा। संग्राम भाई को बहुत बहुत थैंक्स। आज कोर्ट में भी सर ने, भैया ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे कोर्ट में बहस की और जितने भी अधिवक्ता आए हुए ना, ये सब वहाँ आपके लगे हुए थे, पूरी बार एसोसिएशन आपके साथ थी। तो मैं सबका धन्यवाद देती हूँ, माननीय न्यायाधीश महोदय को भी धन्यवाद देती हूँ। इधर देहरादून में 9 फरवरी को हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने पत्थरबाज युवाओं की पहचान करनी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस को यह भी आशंका है कि युवाओं को कुछ लोगों ने फंडिंग की थी, जिसकी जांच की जा रही है। ये तस्वीरें 9 फरवरी की हैं, जब देहरादून में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया था। पुलिसकर्मियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए थे, तो जवाब में पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। घटना के कई दिन बाद अब पुलिस उन युवाओं की पहचान कर रही है जिनके हाथों में पत्थर थे। कई युवाओं की पहचान हो चुकी है, जबकि कुछ की पहचान बाकी है। लोग जिन्होंने पथराव किया है उनकी चिन्हीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है और जो चिन्हित हो चुका है उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनके बयान लिए जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसे कार्य। तो हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि पत्थरबाजी कर रहे युवाओं को फंडिंग की गई थी। ऐसे में उन बैंक खातों को सीज किया जा सकता है जिनके जरिए युवाओं को फंडिंग की गई थी। किसी भी तरह के अफवाह के लिए भी कानूनी कार्रवाई करने के प्राविधान है और हम लोग कर भी रहे हैं इसमें। साथ ही जिन लोगों ने इसमें फंडिंग का काम किया है उनकी भी चिन्हीकरण की जा रही है और उनके खाते इत्यादि भी सीज करने की कार्रवाई विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है। युवाओं को फंडिंग करने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें देहरादून के कुछ कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी संदिग्ध मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। पथराव करने वाले युवाओं के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिनमें लोक संपत्ति निवारण अधिनियम और 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 नामजद आरोपी हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। जोशीमठ के मनोहर बाग इलाके में अब नई दरारें आने की बात सामने आ रही है।
इस जगह पर जमीन धंस रही है और इससे जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। प्रशासन ने इन दरारों को छिपाने के लिए हालांकि उस जगह पर मिट्टी डाली थी और पॉलीथीन से ढक दिया था, मगर 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद ये मिट्टी हट चुकी है और इसके बाद दरारें साफ नजर आ रही हैं। तस्वीरें जोशीमठ की। मिट्टी डालकर इन दरारों को छिपाया गया, इनके ऊपर पॉलीथीन डाली गई, बारिश ने सब धो दिया, दरारें सामने हैं। जोशीमठ विंटर गेम्स को रद्द कर दिया गया है। दरअसल औली में बहुत कम बर्फबारी हुई है, इस वजह से विंटर गेम्स का रद्दीकरण हुआ है। 23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना था, इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, मगर औली के स्लोप्स पर इतनी बर्फ नहीं बची कि गेम्स करवाए जा सके और इसीलिए इन्हें रद्द करना पड़ा है। इससे पहले आपदा की वजह से औली विंटर गेम्स की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा था। तो औली विंटर गेम्स को रद्द करना पड़ा है। कारण यह है कि वहां पर बर्फबारी कम हुई है। रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये अच्छे संकेत नहीं है पर्यावरण के लिहाज से भी, पर्यटन के लिहाज से भी, स्थानीय लोगों की आजीविका के लिहाज से भी। क्या वहां पर कहना है लोगों का, इस गेम से जुड़े लोगों का या पर्यावरणविदों का या मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में हमने ये भी बताया था कि इस वक्त उत्तराखंड में अगर बर्फबारी की बात की जाए तो बहुत कम हुई है। नवंबर और दिसंबर महीने में जो बर्फबारी होती थी उत्तराखंड में नहीं हुई और यही एक बड़ी वजह जो है प्रशासन द्वारा बताई गई है कि जो विंटर गेम्स हैं वहाँ पर बर्फबारी नहीं है और ऐसे में ये गेम्स यहाँ पर नहीं कराए जा सकते। देखिए इससे पहले इन गेम्स पर देखा जाए तो जोशीमठ की जो आपदा है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव था। पहले 8 तारीख से इनको शुरू होना था, लेकिन उसके बाद तारीख बदली गई थी, 23 से 26 तारीख तक इनको कराया जाना था, लेकिन अब जो है वहाँ पर बर्फबारी नहीं है और इसी वजह से विंटर गेम्स को अब कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, वहाँ के जो होटल कारोबारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है और प्रदेश की रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ जब विंटर गेम्स को बर्फबारी के ना होने से रद्द किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक पक्ष और भी है जो कि कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप ये लगाया है कि पर्यटन को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पर्यटन मंत्री इसको लेकर आश्वासन देते रहे कि जोशीमठ में आपदा है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर गेम्स होंगे, लेकिन अब आखिर में जो है इस तमाम गेम्स को वहाँ पर कैंसिल करना पड़ा। तो ये तमाम आरोपों के लगने का सिलसिला भी इनको लेकर शुरू हो गया है, क्योंकि तमाम वहाँ पर पूरी तैयारी है। तो इससे पहले एक बात इसमें एक और भी है कि आर्टिफिशियल बर्फबारी वहाँ पर की गई थी। एक बार कुछ वर्षों पहले वहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिनसे जो है वहाँ पर बर्फ डाली जा सकती है और उसके बाद जो गेम्स हैं उनको वहाँ पर कराया जा सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस का आरोप है कि इस ओर सरकार प्रयास नहीं करना चाहती। तो इसके पीछे जोशीमठ की वजह भी बताई जा रही है कि लगातार जो रिपोर्ट आई है, हालांकि वो पूरी तरीके से अभी सार्वजनिक नहीं हुई, उस पर एक जो सरकार का जो आखिरी जो स्टैंड है वो नहीं लिया गया। तो ये भी एक वजह है। तो कांग्रेस का आरोप है, हालांकि सरकार का सिर्फ एक इस पर यह कहना है प्रशासन की ओर से कि बर्फबारी ना होने की वजह से ही वहां पर गेम्स को कैंसिल किया गया है। बहुत धन्यवाद आपका रवि, तमाम जानकारी। अगली खबर देहरादून से है। 4 धाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सरकार के स्तर से 4 धाम की यात्रा की तैयारी चल रही है। पिछले साल से अच्छी तरह से संचालित होगी यात्रा, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में। देखिए 4 धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सर्दी का मौसम अपने आखिरी पायदान पर है, लेकिन इसी बीच जोशीमठ से बर्फबारी की बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घाघरिया में भारी बर्फबारी की खबर है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। घाघरिया में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम यात्रा पड़ाव घाघरिया का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान बर्फ के चलते घाघरिया से 2 किलोमीटर पहले ही टीम को वापस लौटना पड़ा। जोशीमठ के घाघरिया की तस्वीर, 3 से 4 फीट बर्फ। 1.5 किलोमीटर पहले और कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच बयानबाजी चल रही है। हरक सिंह रावत के बयान पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी पसंद है तो 2016 में वो अपने साथ जिन नेताओं को भाजपा में लेकर गए थे उन्हें भी वापस ले आए। इतना ही नहीं,
हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से हरक सिंह रावत की टिकट पाने की इच्छा पर उन्होंने कहा कि टिकट देना न देना पार्टी के ऊपर निर्भर है। इस वक्त हमारी प्राथमिकता प्रदेश में युवाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो ये बयानबाजी हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच में, दोनों कांग्रेस लीडर्स, और दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। आपको हरक सिंह रावत का वो बयान भी हम सुनवाने वाले हैं जो एबीपी गंगा के कार्यक्रम उद्घोष में एबीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह रावत से खास बातचीत में उन्होंने दिया था। अच्छी बात है ना, हम तो कह रहे हैं जो जिनको साथ लेकर के गए थे उनको भी सलाह दें कि भाई ये कहाँ किन पापियों के साथ हो और उनको पापियों के गले क्यों छोड़ा रहे हैं, उनको भी वापस लाएं। किसने कहा मैं किसी से नाराज हूँ? तो इसलिए जब मैं किसी से नाराज ही नहीं हूँ तो फिर टिप्पणी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये पार्टी को निर्णय करना होता है। इस समय इस राज्य के अंदर जिस तरीके से नौजवानों की लोकतांत्रिक अधिकारों का हरण हो रहा है, जिस प्रकार से उसको दबाया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, पब्लिक मूवमेंट्स को क्रश किया जा रहा है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जो है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में। इधर देहरादून में पुलिस लाइन के सामने गद्दे की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग बहुत तेजी से फैल गई और पूरी दुकान को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। और इससे पहले आपको हरक सिंह रावत का वो बयान भी हम सुनवाते हैं जो एबीपी गंगा के कार्यक्रम उद्घोष में एबीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल से खास बातचीत के दौरान उन्होंने दिया था। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो कल को हो सकता है अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर से आपको निमंत्रण दे, तो अभी कोई पक्का मन है या सारे विकल्प खुले हैं राजनीति में? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ, मेरी एक आदत है, उसके कारण मेरे पे दल बदल का आरोप भी लगता है जी। मुझे वो आरोप झेलना पसंद है, लेकिन पार्टी में रहकर विश्वासघात करना वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं कांग्रेस में हूं, मैं इसलिए ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए। अगर टिकट नहीं दी हरिद्वार से तब भी कोई बात नहीं, कोई जरूरत थोड़ी कि टिकट, हर चीज टिकट के लिए नहीं होती। उत्तराखंड के सीमांत इलाके के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की योजना की तारीफ भी की। पूरे देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गाँवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। इधर देहरादून में कैबिनेट बैठक हुई है। इसमें 52 फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में व्यावसायिक भवनों के लिए स्लैब निर्धारित किए गए। 5 स्लैब्स के अनुसार व्यावसायिक भवनों को मुआवजा दिया जाएगा। नैनीसैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। रेरा के ढांचे के लिए 31 पदों को सृजित किया गया है। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर 1 किलोमीटर दायरे तक होगा। इधर पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी को अब एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। धामी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। नैनीसैनी एयरपोर्ट सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। यह क्षेत्र चीन सीमा से लगता है और इसलिए इसके विस्तार की बात चल रही है। हरिद्वार में ऐसे 800 से ज्यादा होटल्स हैं जो नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में धर्मशालाएं और होटल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर होटल बगैर पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। मगर जिला पर्यटन विभाग जाने क्यों इन पर मेहरबान। अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं, मगर वो कार्रवाई खानापूर्ति साबित होती है। कुछ मूलभूत अभिलेख हैं जिनका ऑनलाइन अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पूर्व में 384 होटल सरायट में थे, जिनके फायर के एनओसी न मिलने के कारण हम अपनी साइड में उनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं।
एक थोड़ी से यहाँ की भौगोलिक और भूमि की स्थिति के अनुसार दिक्कत है। इधर मसूरी में एनजीटी की तरफ से धोबीघाट झील से पेयजल के टैंकर्स के माध्यम से होटल में पानी की सप्लाई पर रोक लगाई गई और ऐसे में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए ग्रामीण आगे आए हैं। अब चारकुली भट्टा में पेयजल के स्रोतों से होटल्स को पानी की सप्लाई की जाएगी। इस काम में गढ़वाल जल संस्थान का सहयोग रहा है। उधर उत्तरकाशी में भी आग का कहर दिखाई दे रहा है। विकास खंड भटवाड़ी के हरी गांव में एक मकान में आग लग गई और आग से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें देख लीजिए आप, आग कैसे लगी हुई है और आग से मकान जलकर रहा। जानमाल का कोई नुकसान नहीं, ये राहत की बात। उत्तरकाशी में आग का कहर, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।